हेलो एवरीवन। मैथ्स की फील्ड में इंटीग्रेशन का एक अलग ही महत्व है। इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंस को कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया में भी इंटीग्रेशन का यूज़ होता है और मैथ्स पढ़ने वाले लोगों के लिए तो इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं इस इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 12th क्लास में आप पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन से आपका परिचय होता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन इसको समझने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा ये, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आपको बारी बारी से कराई जाएंगी। तो आप मैथ्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ्स की बहुत ही डीप और डिटेल्ड नॉलेज हमेशा मिलती रहेगी। तो देखिए, इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर मैं जिस एफ एक्स की बात कर रहा हूँ वो कैपिटल एफ वाला एफ एक्स है। अ फंक्शन एफ एक्स is called antiderivative or primitive or integral of a given function fx। और ये जो fx है ये स्मॉल लेटर वाला fx है। तो अब दोबारा देखिए, a function fx is called antiderivative or primitive or integral of a given function fx with respect to x if derivative of this fx, derivative of कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। यानी आपको एक फंक्शन दिया गया है, कौन सा? कैपिटल एफ एक्स नाम का एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन का जब आप डेरिवेट करते हैं तो डेरिवेट करने पे आपको जो फंक्शन प्राप्त होता है आंसर के रूप में, वो फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स। यानी कैपिटल एफ एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेट करके आपको स्मॉल एफ एक्स का आंसर गेट होता है, प्राप्त होता है। तो अब देखिए, कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल के बाद मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूँ। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। हम ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी तो आप जानते हैं कि इसकी डेरिवेट फाइंड करने की, डिफरेंशिएशन फाइंड करने की। तो x टू द पावर n का डेरिवेट x की रिस्पेक्ट में n मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। इस फॉर्मूले का ध्यान में रखते हुए मान लीजिए आप x टू द पावर 3 यानी x क्यूब्ड का डेरिवेट करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर आता है 3x स्क्वायर। या आप x क्यूब्ड प्लस 1 का डेरिवेट करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तब भी आपका आंसर 3x स्क्वायर ही आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि किसी कांस्टेंट का 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है। किसी कांस्टेंट का डेरिवेट जब हम करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे डेरिवेट कर रहे हैं किसका? x क्यूब्ड प्लस 1 का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिंग ऑफ x क्यूब्ड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, फिर ये दूसरी टर्म है जो सेकंड टर्म प्लस 1, इसका भी आप डेरिवेट करेंगे, बीच में टर्म चेंज होने के लिए प्लस लगाएंगे। आप 1 का डेरिवेट करेंगे, डेरिवेटिंग 1। अब 1 का जब आप डेरिवेट कर रहे हैं तो इस 1 को आप बाहर लिख सकते हैं, या अगर अंदर भी लिख रहे हैं तो भी आप याद रखिए कि अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेट आप कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर 0 होगा। तो आप लिखेंगे, और ये जो x क्यूब्ड का आप डेरिवेट कर रहे हैं, x क्यूब्ड तो x टू द पावर n की फॉर्म में है x क्यूब्ड। अब n आगे आ जाता है तो ये 3n है, 3 आगे आ गया। फिर x की पावर जो n है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो x की पावर जो 3 है उसमें से 1 माइनस हो गया। प्लस ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो आपके पास क्या गेट हो गया? 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 3x स्क्वायर आ रहे हैं। तो आप देखिए, जब आप x क्यूब्ड का डेरिवेट करते हैं x की रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर आता है, या आप x क्यूब्ड प्लस 1 का डेरिवेट करेंगे x की रिस्पेक्ट में तब भी 3x स्क्वायर आएगा, या आप x क्यूब्ड माइनस 1 का डेरिवेट करेंगे x की रिस्पेक्ट में तब भी 3x
3x² आएगा। और अगर आप x³ + 2 का डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तब भी आपका आंसर 3x² आएगा। या फिर आप x³ - 2 का डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तब भी आपका आंसर 3x² आएगा। इस तरीके से आप इन्फिनिटली अगर करते भी रहेंगे तब भी आपका आंसर इसी तरीके से 3x² आपको गेट होता रहेगा। तो इससे हम क्या देखते हैं, इन फैक्ट वी हैव x³ + c, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c। अगर इस फॉर्म में आपका फंक्शन है और उसका आप डेरिवेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो आपका आंसर 3x² ही आएगा। तो फॉर एनी नंबर c, यहां पे c कोई भी रियल नंबर c हो सकता है। ओके, इफ वी अज्यूम दैट fx, कौन सा fx, जो कि स्मॉल fx है। इफ वी अज्यूम दैट fx = 3x² एंड जो कैपिटल fx है वो x³ है, यानी x³ यहां पे हमारा कैपिटल fx है। ओके, और इसका डेरिवेट करने पे हमारा आंसर ये आता है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो स्मॉल fx है वो 3x² है और जो कैपिटल fx है वो x³ है। इस तरीके से देन हम देखते हैं कि कैपिटल fx का प्लस एक कांस्टेंट हम c साथ में लेते हैं, इनका जब हम डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसका आंसर क्या आता है, स्मॉल fx आता है। स्मॉल fx यानी कि 3x² आंसर गेट होता है। सो fx + c, ये जो fx + c है अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो x³ + c, ये वाला x³ + c। सो fx + c रिप्रेजेंट्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx। जो कैपिटल fx + c है वो क्या करता है, स्मॉल fx के एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है फॉर एवरी रियल नंबर c, किसी भी रियल नंबर c के लिए। तो thus ये जो एंटी डेरिवेटिव है यही इंटीग्रल ऑफ fx भी कहलाता है, इसलिए इसको यहां मैंने अलग स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। thus there are many integral of fx, इस प्रकार fx के many, ये कहिए इनफाइनाइट इंटीग्रल हो सकते हैं, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। इंटीग्रल ऑफ fx को ही एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx कहते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप किसी का इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन और एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव कहो किसी फंक्शन का, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव बोलो या इंटीग्रल बोलो, तीनों एक ही बात को इंडिकेट करते हैं, इंटीग्रल को, यानी इंटीग्रेशन के प्रोसेस को। तो यहाँ पे आपने देखा कि fx, कैपिटल fx + c इज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx। स्मॉल fx का इंटीग्रल क्या है, कैपिटल fx + c है। कैपिटल fx + c स्मॉल fx का इंटीग्रल है क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि इसका डेरिवेट करने पे हमें ये फंक्शन प्राप्त होता है। तो इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx = इस तरीके से लिखा जाएगा। ये इंटीग्रल का साइन है, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है s की, जो कि एक समेशन को इंडिकेट करती है। तो ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल ऑफ fx यानी कि स्मॉल fx विद रिस्पेक्ट टू x = कैपिटल fx + c। इस तरीके से आप लिखेंगे और एक फंक्शन के इंटीग्रल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आंसर होगा वो आपका जब आएगा तो आप एक कांस्टेंट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी लिखेंगे प्लस में लगा के। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन इंटीग्रल को फाइंड करने का प्रोसेस है, यानी कि इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो है fx का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं या fx का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ f या इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से यहाँ पे इसमें जो fx है, ये fx दिख रहा है आपको, स्मॉल fx, ये fx आपका इंटीग्रेंट कहलाता है। और इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब टू फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करना इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट इंटीग्रल फाइंड करना होता है। इंटीग्रल ऑफ f या इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx, इस तरीके से बोल सकते हो। इसको हम क्या मानते हैं, एक ऐसा फंक्शन, कैपिटल F वाला एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेट करने से स्मॉल fx वाला फंक्शन मिले, तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ f। देखिए अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कैपिटल C होता है, जैसे यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, दैट इज एनी रियल नंबर होता है। ये C जो है एनी रियल नंबर है। अब हाउ टू गेट इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स, तो किस प्रकार से निकालते हैं, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्मूले की हेल्प से कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन यानी कि कुछ फंक्शन का इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये k कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक फंक्शन है fx, उसका हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको आप बाहर कर देते हैं, लेफ्ट साइड में बाहर कर देते हैं इंटीग्रल के, और केवल जो फंक्शन गिवन है fx उसी का ही इंटीग्रल किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी कांस्टेंट हो रियल नंबर में। अब देखिए अगर टर्म वाइज टर्म कई सारे फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैं केवल 2 ही फंक्शन ले रहा हूँ और उनका एडिशन हो रहा है और फिर आप उनका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, तो उनका इंटीग्रल अलग अलग फंक्शंस का आप टर्म्स को तोड़कर ब्रेक करके, अगर प्लस है तो प्लस को ब्रेक करके, अगर माइनस है तो माइनस को ब्रेक करके आप उसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है कैपिटल fx का, अगर उसका डेरिवेट करने से स्मॉल fx वाला फंक्शन गेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल fx वाले फंक्शन का आप इंटीग्रल जो फाइंड कर रहे हैं उसका इंटीग्रल का आंसर ये कैपिटल fx आ रहा है, प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ रहा है। तो ये सिंपल से मेथड थे। यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सी जानकारी दी थी मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि 12th क्लास में एक बहुत ही नया चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना फॉर्मूलों की हेल्प से रूल वाइज एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा, और धीरे धीरे हम फॉर्मूले आगे बढ़ाते रहेंगे और इंटीग्रेशन को डिटेल्ड में हर तरीके से सीखेंगे, हर बातें सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपने मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब कभी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप उस नॉलेज को गेन कर पाएँ। थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।